और जो प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर बी है, उसका जो रेट है 36.20, ये मशीन आवर की बेसिस पे निकाला है। प्रोडक्ट पी रिक्वायर्स द फॉलोइंग आवर्स पर यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट इन ईच कॉस्ट सेंटर। अच्छा, प्रोडक्ट पी को बनने में इतने जो है वो लेबर आवर्स लगते हैं ए और बी में, दोनों जितने लेबर आवर्स लगते हैं वो भी बता दिया है, और जितने मशीन आवर्स लगते हैं वो भी बता दिया। मशीन आवर ए में लगते हैं 0.2, बी में लगते हैं 1.3, और डायरेक्ट लेबर आवर ए में लगते हैं 3.0 और बी में लगते हैं 0.5। व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट? तो एक यूनिट को बनाने में ओवरहेड का कितना खर्चा आया होगा, यानी कि एक यूनिट क्या है, प्रोडक्ट पी को बनाने में ओवरहेड तो एक प्रोडक्ट पी को बनाने में कितना ओवरहेड का खर्चा आया होगा। तो हमें तो एब्जॉर्प्शन क्वेश्चन नंबर 32, एब्जॉर्प्शन रेट ए का हमें दिया हुआ है। एब्जॉर्प्शन रेट हमें निकाल के दिया हुआ है 10.60 रुपीज या डॉलर पर एल एच। डायरेक्ट लेबर आवर्स है, सही तरह लिख दिया। पर सेंटर ए रुपीज, और दूसरा का दिया हुआ है बी का मशीन आवर्स। सही है। प्रोडक्ट पी बनाने में, अच्छा जो डिपार्टमेंट ए है वो लेबर बेस्ड है, और डिपार्टमेंट बी जो है वो मशीन बेस्ड है। तो एक जो लेबर आर है वो 10.60 का है, और ए में कितने लेबर आर लगते हैं, 3। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 31.8 आ जाएगा। और बी जो है वो मशीन आर बेस्ड है, तो मशीन आर कितने लगते हैं, 1.3, मल्टीप्लाई कर दो 47.06, दोनों को ऐड कर लेंगे 78.86 इज द राइट आंसर। यहाँ से जरा चेक कर लो मैंने सही प्लस किया है। 31.8 प्लस 47.06, 78.6, राइट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 33 पढ़ लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट regarding the reapportionment of service cost center overhead to production cost center where reciprocal service exist। ये रेसिप्रोकल सर्विस के बारे में ये स्टेटमेंट्स है। रीअपोर्शमेंट तो बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। द डायरेक्ट मेथड रिजल्ट इन कॉस्ट बी रीअपोर्शमेंट बिटवीन सर्विस कॉस्ट सेंटर, नहीं। ऑप्शन ए तो बिल्कुल ही गलत है, उल्टी बात कह रहे हैं वो कि जो सर्विस जो डायरेक्ट डायरेक्ट मेथड के अंदर जो है, वो जो जब हम रीअपोर्शमेंट करते हैं तो उसका खर्चा हम सर्विस कॉस्ट सेंटर के दरमियान नहीं करते, वो तो हम प्रोडक्शन कॉस्ट कॉस्ट सेंटर के दरमियान करते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। इफ द डायरेक्ट मेथड इज यूज्ड, the order in which the service cost center overhead are reapportionment is irrelevant।
अच्छा जी, ऑप्शन नंबर टू। ऑप्शन नंबर टू में जो लिखी हुई बात वो ये है कि अगर हम डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि सर्विस डिपार्टमेंट का सारा जो ओवरहेड है या सारी की सारी सर्विसेज जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करता है। तो चाहे हम सर्विस डिपार्टमेंट ए को पहले अपोर्शन कर ले या बी को कर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो यही यही कह रहे हैं, द ऑर्डर इन विच द सर्विस कॉस्ट सेंटर ओवरहेड आर री अपोर्शन इज इररेलेवेंट। चाहे हम इसको पहले करें या उसको पहले करें, अल्टीमेटली खर्चा तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर ही आना है। सही है, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरी स्टेटमेंट थ्री में वो कह रहा है द स्टेप डाउन मेथड रिजल्ट इन कॉस्ट बीइंग रीअपोर्शनमेंट बिटवीन सर्विस कॉस्ट सेंटर। यस, यही होता है सर्विस सॉरी स्टेप डाउन मेथड के अंदर जो है वो जो सर्विस डिपार्टमेंट है दूसरा वाला वो एक सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड करता है और जिसके में उसका जो खर्चा है वो एक दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को दिया जाता है। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा फोर्थ में ये लिखा हुआ है, तो टू और थ्री सही है। और फोर्थ में ये कह रहा है सॉरी, if the step down method is used, the order in which the service cost center overhead are reapportioned is irrelevant. नो, ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि स्टेप डाउन मेथड के अंदर हम पहले दूसरा वाला आखिरी वाला सर्विस डिपार्टमेंट जो है वो पहले वाले सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड करता है। तो इसकी जो ऑर्डर है वो बहुत जरूरी है, इररेलेवेंट नहीं है। ठीक है जी, तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन तो गलत है, वन और फोर तो गलत है। तो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 33 आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, 34। 34 में भी यही है कि हायर हायर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालने हैं। वही ए बी सी डी डिपार्टमेंट्स दिए हुए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स दिए हुए, लेबर आवर्स दिए हुए और मशीन आवर्स दिए हुए। ठीक है जी, अगर दोनों दिए हुए हो, लेबर आवर मशीन आवर्स दोनों दिए हुए हैं, बताया हुआ उसमें कि डायरेक्ट लेबर आर आर यूज टू एब्जॉर्ब ए एंड बी जो है वो डायरेक्ट लेबर आर की बेसिस पे निकलेगा और सी और डी जो है वो मशीन आवर की बेसिस पे निकलेंगे। हायर बताना, हायर किस चीज का। बेसिकली ये आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ए, ये बताया गया है कि डायरेक्ट लेबर आर की बेसिस पर है। इसका ओवरहेड है 29। ये भी डायरेक्ट लेबर आर की बेसिस पर है। चारों का मैंने जो है रेट निकाल लिया है। इन दोनों का लेबर आर की बेसिस पे निकाला है, ए बी का, और सी डी का मशीन आर की बेसिस पे निकाला है। सबसे ज्यादा हाईएस्ट किसका है? डी का। डी का हाईएस्ट है, तो इसका आंसर भी डी है। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 छोड़ दे, 36 छोड़ दे, 37 छोड़ दे, 38 छोड़ दे, 39 है। ओके, 39 में वो ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज ओवरहेड। नीचे जो हमें कॉस्ट दी हुई है इसमें से कौन सी कॉस्ट ओवरहेड ट्रीट नहीं होगी? तो ए तो है एन एम्प्लॉय स्टैंडिंग ऑन द एंट्रेंस
टू एंश्योर चेक इन टाइम ऑफ डायरेक्ट वर्कर्स, तो ये तो ओवरहेड है ना, लेबर को पैसे देने। सैलरी ऑफ अ प्रोडक्शन मैनेजर, ये भी, जब पहला वाला, सॉरी मैंने गलत अंडरस्टैंड किया, आई एम्प्लॉय स्टैंडिंग ऑन द एंट्रेंस टू एंश्योर चेक इन टाइम ऑफ डायरेक्ट वर्कर्स, तो ये खब कह रहा है कि एक एम्प्लॉय खड़ा हुआ है बाहर गेट पे, और वो हर लेबर का जो है वो एंट्रेंस टाइम, हर वर्कर का, हर डायरेक्ट वर्कर का एंट्रेंस टाइम चेक कर रहा है। तो ये तो ओवरहेड नहीं है, जाहिर सी बात है। अः जब ये खड़ा हुआ है तो इसको तो पैसे भी देने पड़ेंगे, दिस इज द ओवरहेड। सी है सैलरी और प्रोडक्शन मैनेजर, ये भी ओवरहेड है, सैलरी है। ओवर टाइम प्रीमियम, ये भी ओवरहेड है, ठीक है जी। अब मैक्रोचिप है ना कंप्यूटर, दिस इज नॉट अ ओवरहेड, दिस इज मटेरियल। तो 39 का जो आंसर है ना बच्चों, वो है ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 40, which of the following is least likely to be true about indirect expense? इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में नीचे दी गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है? दे आर शेयर्ड बिटवीन प्रोडक्ट्स, नो। दे कैन नॉट बी डायरेक्टली ट्रेस टू अ कॉस्ट यूनिट, नहीं। दे आर, ये तो वो है, they are charged to cost unit through process of absorption, no। they are always categorized as non production overhead, yes। हर इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो है वो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड होता है। अच्छा जी, ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, ये लीस्ट लाइकली है। लीस्ट सबसे ज्यादा, लीस्ट लाइकली सबसे ज्यादा सही ऑप्शन कौन सा, ट्रू कौन सा हो सकता है? तो डी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 41 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में वो कह रहा है, टोटल रेंट एक्सपेंस ऑफ कंपनी फैक्ट्री बिल्डिंग फॉर द ईयर इज बजटेड टू बी 75,000। ओके, जो रेंट एक्सपेंस है वो है 75,000। द असेंबली डिपार्टमेंट ऑफ अ फैक्ट्री हैज कवर्ड 30% ऑफ द टोटल एरिया। बजटेड रेंट है 75,000, जिसमें से असेंबली डिपार्टमेंट ने 30% जो रेंट है वो टोटल एरिया का कवर कर लिया है। द टोटल एरिया जो स्क्वायर मीटर है बिल्डिंग का वो है 2000 स्क्वायर मीटर। द एलोकेटेड ओवरहेड ऑफ द असेंबली डिपार्टमेंट आर 20,000, और जो असेंबली डिपार्टमेंट के हिस्से में जो रेंट आया है वो है 20,000। वो ये कह रहा है कि व्हाट विल बी द टोटल रेंट एक्सपेंस अ पोर्शन इन द असेंबली डिपार्टमेंट। तो ये तो उसने एक एलोकेटेड बता दिया 20,000, वो ये कह रहा है कि कितना अपोर्शन होके कितना हिस्सा आएगा सभी डिपार्टमेंट के अंदर, ये बता दो आप हमें।
अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 41 को थोड़ा मैंने गलत अंडरस्टैंड किया है। कंपनी का जो टोटल रेंट एक्सपेंस है।
क्वेश्चन नंबर 41 को मैंने गलत ये अंडरस्टैंड किया कि मैंने गलत ही पढ़ा उसको। टोटल रेंट एक्सपेंस ऑफ अ कंपनीज फैक्ट्री बिल्डिंग फॉर द ईयर इज बजटेड टू बी 75,000, जो है वो टोटल फैक्ट्री रेंट है। द असेंबली डिपार्टमेंट ऑफ द फैक्ट्री हैज कवर्ड 30% ऑफ द टोटल एरिया। मतलब कि जो असेंबली डिपार्टमेंट के हिस्से में जो एरिया आता है वो 30% एरिया आता है। द टोटल एरिया ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग इज 2,000 स्क्वायर मीटर। और जो टोटल एरिया है फैक्ट्री का वो है 2,000 स्क्वायर मीटर। अब बात समझ में आ रही है, 2,000 स्क्वायर मीटर टोटल फैक्ट्री का एरिया है। जो रेंट है वो है 75,000। और असेंबली डिपार्टमेंट जो है वो 30% एरिया जो है वो कवर करता है। द एलोकेटेड ओवरहेड ऑफ द असेंबली डिपार्टमेंट आर 20,000। और जो एलोकेटेड ओवरहेड है असेंबली डिपार्टमेंट का वो है 20,000। ओके। वो ये कह रहा है कि व्हाट विल बी द टोटल रेंट एक्सपेंस अपोर्शन इनटू असेंबली डिपार्टमेंट। असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर कितना रेंट का जो हिस्सा है वो अपोर्शन होके आना चाहिए। बहुत आसान है। तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है नहीं कि हम अपोर्शमेंट करें। टोटल रेंट ऑफ फैक्ट्री कितना है? 75,000 अपोर्शमेंट कर लेंगे। ये 30% एरिया कवर करता है। निकाल लेंगे 22,500। इतना जो हिस्सा है वो जमीन के हिस्से में जाएगा, अपोर्शन हो। तो द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाते हैं, सॉरी 42 पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है वो? द फैक्ट्री बिल्डिंग डेप्रिसिएशन कॉस्ट अपोर्शन इनटू द फिनिशिंग डिपार्टमेंट हैज अमाउंटेड टू 15,000। ओके। फिनिशिंग department has covered 3,000 square meter of the total area of 15,000 square meter. The total depreciation building expense was। बहुत इजी है। इस तरह से देखो वो आप लोगों से करवाएगा। द फैक्ट्री बिल्डिंग डेप्रिसिएशन की जो कॉस्ट है, अपोर्शन कॉस्ट अपोर्शन इनटू द फिनिशिंग डिपार्टमेंट हैज अमाउंटेड टू 15,000। ठीक है, जो कॉस्ट अपोर्शन करनी है। ठीक है। अब सॉरी, जो कॉस्ट अपोर्शन होके आई है वो आई है 15,000। ओके। जो हम नहीं करते कि बेसिकली क्या है ये, जो कॉस्ट अपोर्शन होके आनी होती है वो हम निकालते हैं। तो वो उसने हमें निकाल की दी हुई है। वो है 15,000, ये इसने हमें निकाल की दी हुई है। ठीक है जी। वो हमसे ये वाली अमाउंट पूछ रहा है टोटल। उसने हमें ये बता दिया है कि जो एरिया है वो 15,000 है। ठीक है। और जो टोटल है वो, सॉरी, ऊपर आएगा ये 3,000।
तो बेसिकली इस वाले सवाल में उसने हमसे ये वाली अमाउंट पूछी हुई है कि टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना होगा। उसने हमें ये भी बता दिया है कि टोटल एरिया कितना है। टोटल कितना है? 15,000। और फिनिशिंग डिपार्टमेंट में कितना आता है? 3,000। उसने हमें ये सब बता दिया। उसने हमसे जो है ये वाली जो है अमाउंट उसने हमसे पूछी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 15,000 को 3,000 से पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे ये वाला। ठीक है जी, कितना आ जाएगा ये? 5 आ जाएगा। 3 3 3 5 15। 5 आ गया। अब ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 है। 75,000 इज द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। नहीं यकीन आ रहा तो करके देख लेते हैं। ये 3,000 डिवाइडेड बाय 15,000। एक्सपेंस है टोटल डेप्रिसिएशन का 70,000। तो कैलकुलेट करेंगे तो डायरेक्ट 15,000 आ जाए। बात समझ में आ गई? उसने हमसे ये वाली अमाउंट मांगी थी। ये सब देके तो मैंने क्या करवाया, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया। ठीक है, 5 आया। ये मल्टीप्लाई, ये डिवाइड हो जाता है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा। 75,000 आ जाए। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर कौन सा किया हम लोगों ने? ये क्वेश्चन नंबर 42 कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाते हैं अब। 43 में क्या है? Alpha, one of the company, three product is processed into two department, assembly and finishing. The overhead absorption rates of two department are 3.5 machine hour and 4 labor hour respectively. Each unit of the product take 3 hours in assembly and 2.5 hours in finishing department. 2 hours in assembly department, 3 hours in machine department. The total overhead absorbed in 1 unit of alpha. बहुत easy है, क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बस ये है कि जो असेंबली डिपार्टमेंट है वो मशीन बेस्ड है, और जो फिनिशिंग डिपार्टमेंट है वो लेबर बेस्ड है। कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 43। एब्जॉर्प्शन रेट हमें निकाल के दिया हुआ है 3.5 पर मशीन आर। और एक मशीन आर कितना है? हर ईच यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट टेक 3 आवर्स इन असेंबली डिपार्टमेंट एंड 2.5 आवर्स इन मशीन इन फिनिशिंग डिपार्टमेंट। और जो डिपार्टमेंट असेंबली है वो जो है वो मशीन बेस्ड है। उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे, 7 आ जाएगा। और दूसरा वाला जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो है 4। और ये लेबर आर बेस्ड है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे 2.5 से। तो ये आ जाएगा 10। द मोस्ट अप्रोप्रिएट, अच्छा वो ये कह रहे हैं द टोटल ओवरहेड एब्जॉर्ब इन 1 यूनिट। तो 1 यूनिट को बनाने में 10 + 7 17। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 की जानिब चलते हैं। The allocated or apportioned overhead of the finishing department are 34,600. The total overhead of canteen department are 12,400. Okay. जो फिनिशिंग डिपार्टमेंट का जो खर्चा है वो है 34,600। और कैंटीन डिपार्टमेंट का वो है 12,400। द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन द फैक्ट्री इज 45, आउट ऑफ विच 5 आर वर्किंग इन स्टोर डिपार्टमेंट एंड 10 employees are working in finishing department. The total machine hours and labor are expected in finishing department are 9,425 hours and 8,500 respectively. The most appropriate absorption rate for the finishing department. फिनिशिंग डिपार्टमेंट के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट बेस कौन सा होगा? सॉरी, मोस्ट अप्रोप्रिएट एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है मुझे। निकाल लेते हैं फिनिशिंग डिपार्टमेंट के लिए। एलोकेट और अपोर्शन तो करके दिया हुआ है।
Estimation that can be 34,600, 12,400। 12,400 का जो पोर्शन करूंगी, इसकी बेसिस पे करूंगी, टोटल जो है वो 45 है, जिसमें से 5 एम्प्लॉयज आर वर्किंग इन स्टोर एंड 10 एम्प्लॉयज आर वर्किंग इन फिनिशिंग डिपार्टमेंट। तो 10 डिवाइडेड, या वर्किंग कर लेती हूँ, वर्किंग 10 डिवाइडेड बाय 45 मल्टीप्लाई बाय 12,400 आ जाएगा 2756। हो जाएगा 2756। ये हमने कर दी है कैंटीन की रिअपोर्शमेंट। एलोकेटेड और अपोर्शन ओवरहेड दिए थे, ये हमने कैंटीन की रिअपोर्शन कर दी। टोटल खर्चा हो गया 37,356। अच्छा जी, असेंबली डिपार्टमेंट जो है वो इसकी बेस्ड है। अच्छा, बता दिया है द टोटल मशीन आवर्स एंड लेबर आर एक्सपेक्टेड इन फिनिशिंग डिपार्टमेंट 9425 8500। अगर दोनों दिए हुए हैं तो दोनों में से जो ज्यादा होते हैं तो वही वाले लेते हैं। तो अब रेट निकाल लेंगे। एब्जॉर्प्शन रेट 37,356, बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड मशीन आवर्स 9425। तो आपका रेट आ जाएगा एब्जॉर्प्शन का 3.96 बी। सॉरी, रेट दोबारा चेक कर लेती हूँ मैं, maybe it's my mistake। 37,7356 divided by 0.96। 44, मतलब कि 3.96, 3.96 मतलब कि 4, तकरीबन 4 ही बन रहा है। तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 45, 46 एंड 47।